Hello students, in this video we will cover chapter 13 of Mutual Fund Distributors Program. The name of the chapter is Mutual Fund Scheme Selection. तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इन्वेस्टर्स को किस किस तरीके की स्कीम को सेलेक्ट करना चाहिए, क्या एक क्राइटेरिया होता है ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी स्कीम किस इन्वेस्टर के लिए परफेक्ट रहेगी या फिर कौन सी स्कीम में उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले टॉपिक आ रहा है कि स्कीम सिलेक्शन बेस्ड ऑन इन्वेस्टर नीड्स, प्रेफरेंसेस एंड रिस्क प्रोफाइल। तो एक तो इन्वेस्टर को क्या ध्यान रखना है कि वो किस लिए, उसका रीजन क्या है, उसका गोल क्या है, किस नीड के लिए वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, प्रेफरेंसेस क्या है, क्या वो डेट मार्केट में करना चाहता है या वो इक्विटी या फिर हाइब्रिड मार्केट में करना चाहता है, और उसकी रिस्क प्रोफाइल क्या है। रिस्क प्रोफाइल यानी कितना रिस्क वो एज्यूम कर सकता है। तो यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। इन्वेस्टर नीड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इन्वेस्टर नीड्स में क्या है कि क्या वो इन्वेस्टमेंट 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए करना चाहता है या वो शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहता है, 1 साल के लिए या 1 साल से कम समय के लिए करना चाहता है। तो इन्वेस्टर नीड्स यानी किस पर्टिकुलर एजेंडा से, किस पर्टिकुलर गोल से वो इन्वेस्टमेंट को कर रहा है। देन कम्स द रिस्क प्रोफाइल। अगर वो एजेड है तो उसकी रिस्क प्रोफाइल लो होगी बहुत, क्योंकि एजेड लोग जो होते हैं उनके पास इनकम सोर्सेज बहुत कम होते हैं, तो इसलिए वो रिस्क एजम्पशन कैपेसिटी उनकी क्या होती है, कम होती है। और वहीं पे अगर कोई यंग है, समवेयर इन 30s है या 40s है, तो उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी अर्निंग होते हैं, तो वो रिस्क एज्यूम कर सकते हैं, हल्का फुल्का रिस्क एज्यूम कर सकते हैं। तो एज एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, इनकम सोर्स एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द इन्वेस्टर। फिर उसके बाद एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन मतलब किस तरीके की स्कीम को वो पसंद करता है, क्या वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ज्यादा पसंद करता है। जैसे कुछ लेडीज हो सकती है या फिर कोई फीमेल इन्वेस्टर है, तो वो अपनी गोल्ड ज्वेलरी को प्लान आउट करने के लिए तो गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकता है कि आज से 5 साल बाद उसको गोल्ड ज्वेलरी लेनी है, तो वो गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगा सकते हैं। या फिर उसको अपनी बच्चों की शादी के लिए यानी चिल्ड्रन मैरिज के लिए वो गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगा सकते हैं। फिर एज ऑफ द इन्वेस्टर भी डिपेंड करता है। एज ऑफ द इन्वेस्टर और रिस्क प्रोफाइल ऑफ द इन्वेस्टर कहीं ना कहीं दोनों साथ साथ चलेंगे। अगर आपकी यू आर फ्रॉम यंग एज तो आपको इक्विटीज एज अ क्लास बहुत पसंद होगा, क्योंकि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, और इक्विटीज का रिटर्न थोड़ा सा मेच्योरिटी पीरियड जब हमारा ज्यादा होता है तो इक्विटीज का रिटर्न बेटर रहता है, सुपीरियर रहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर एसेट क्लासेस। और वहीं पे इफ यू आर समवेयर अबव 60 या फिर उससे ऊपर के लोग हैं, तो उनके पास इतना टाइम होता नहीं है। नॉट 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 दैट आई एम सेइंग कि उनकी जिंदगी में टाइम नहीं होता है, इट्स जस्ट कि उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एक तो बहुत कम हो जाती है, और दूसरा उनको ये चाहिए होता है कि उनको रेगुलर इनकम जनरेट होती रहे, तो उनके लिए इक्विटी ऐसा क्लास रिकमेंडेबल नहीं रहता। उसके बाद इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन आपको डिफाइन होना चाहिए कि आप पूरी जिंदगी 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर छोटे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। फिर उसके बाद कोर एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो। ठीक है। उसका नेक्स्ट आता है रिस्क लेवल्स इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स। तो म्यूचुअल फंड स्कीम को कैटेगराइज किया गया है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिस्क लेवल। तो रिस्क लेवल्स में कैसे कैटेगराइजेशन होती है, तो सबसे कम रिस्क की स्कीम्स की बात करें तो वो कौन से होते हैं, लिक्विड फंड्स। तो लिक्विड फंड मैंने बताया था जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाते हैं, वो लिक्विड फंड होते हैं जिनका मैच्योरिटी टाइम पीरियड बहुत कम होता है। देन कम्स द डेट फंड। डेट फंड वो होते हैं जो रेगुलर इनकम जनरेट करते हैं, साल में 2 साल में इंटरेस्ट इनकम इनके अंदर जनरेट होती है। और डेट फंड डिवेंचर्स में पैसा लगाते हैं, कॉर्पोरेट डेट बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं, कॉर्पोरेट लोन्स में पैसा लगाते हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें भी पैसा लगाते हैं। फिर आपके आते हैं हाइब्रिड फंड्स थर्ड नंबर पे। तो हाइब्रिड में क्या होता है, दोनों का मिक्सचर होता है, डेट प्लस इक्विटीज। और फिर लास्ट में जो सबसे रिस्की स्कीम्स होती है वो कौन सी होती है, इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स या इक्विटी फंड्स इन्हें बोलते हैं, जिनका एक्सपोजर लगभग 80% से ज्यादा इक्विटीज में होता है। तो इक्विटीज आर बाय नेचर वेरी वॉलेटाइल, ऊपर नीचे होती रहती है, तो इक्विटीज में रिस्क फैक्टर सबसे ज्यादा होता है। देन रिस्क रिटर्न हायरार्की ऑफ डेट फंड्स। तो डेट फंड्स के अंदर भी रिस्क रिटर्न हायरार्की है, मतलब कौन से सबसे कम रिस्की है, तो एक बार वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ रहे हैं ओवरनाइट फंड, जो 1 दिन 2 दिन में मैच्योर हो जाते हैं, जिनको कॉल मनी बोलते हैं, इंटरबैंक कॉल मनीज होती है। तो बैंक आपस में एक दूसरे से 1-2 दिन के लोन लेते हैं, तो वो ओवरनाइट फंड होते हैं। देन उसका लिक्विड फंड होते हैं जो गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स हो गए, यानी 14 दिन वाले ट्रेजरी बिल, 14 डेज, 91 डेज, 182 डेज वाले। फिर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड, ये 3 महीने से कम वाले होते हैं। फिर लो ड्यूरेशन 6 महीने वाले शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स। फिर मीडियम ड्यूरेशन 1 साल वाले, फिर 1 से 3 साल वाले, और ये 7 साल वाले। इस तरीके से डेट फंड होते हैं।
फिर उसके बाद हायरार्की ऑफ क्रेडिट रिस्क इन डेट फंड्स। तो सबसे कम क्रेडिट रिस्क इसमें होगा गिल्ड फंड। गिल्ड फंड कौन से होते हैं? जो गवर्नमेंट बैक्ड होते हैं, गवर्नमेंट बैक्ड होते हैं, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है वो गिल्ड फंड होते हैं। देन बैंकिंग एंड पीएसयू फंड, जो बैंकिंग कंपनीज लेती हैं या फिर गवर्नमेंट कंपनीज लेती है। जैसे मार्केट में सबसे ज्यादा फेमस कौन से हैं? एनएचएआई बॉन्ड्स बहुत फेमस है मार्केट में, नेशनल हाईवे वाले जो बॉन्ड्स होते हैं। ऐसी पावर वाले है पीएफसी बॉन्ड्स, इस तरीके के जो बॉन्ड्स होते हैं उनको हम पीएसयू, यानी जो सरकारी कंपनी बॉन्ड्स इशू करती है हम उनको पीएसयू बॉन्ड बोलते हैं। देन कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, जो कॉर्पोरेट यानी प्राइवेट कंपनीज जो बॉन्ड इशू करती हैं वो वाले जो फंड होते हैं। एंड देन उसके बाद क्रेडिट रिस्क फंड, ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट द इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, तो सबसे ज्यादा रिस्की होते हैं स्मॉल कैप फंड्स। स्मॉल कैप फंड्स आर वेरी रिस्की, बहुत वॉलेटाइल होते हैं। फिर उसके बाद लेस रिस्की होते हैं मिड कैप फंड्स। फिर मल्टी कैप फंड्स, क्योंकि मल्टी कैप में स्मॉल भी रहेगा, स्मॉल भी में भी एक्सपोजर रहेगा, मिड में भी रहेगा, प्लस लार्ज में भी रहेगा। तो इसलिए मल्टी कैप फंड्स के अंदर डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा होती है, बट अगेन रिस्क फैक्टर्स को आप कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते। फिर देन कम्स लार्ज एंड मिड कैप फंड, क्योंकि लार्ज, जहां पे भी लार्ज आता है, लार्ज का मतलब क्या होता है कि वहां पर रिस्क जो है, रिस्क फैक्टर इज वेरी लो, रिस्क इज लो। क्यों? क्योंकि प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होता है उन कंपनीज का, और एक सस्टेनेबल परफॉर्मेंस होती है, हाई परफॉर्मिंग कंपनीज होती हैं, उनकी गुड फाइनेंशियल क्वालिटी होती है, बैलेंस शीट बहुत अच्छी होती है उनकी। तो इसलिए लार्ज कैप फंड में सबसे कम रिस्क होता है। और अगर हम डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की बात करें, तो सबसे ज्यादा रिटर्न जो है, सबसे कम रिस्क जो रहेगा वो डाइवर्सिफाइड फंड में रहेगा। क्यों? क्योंकि इजीली सारा जो क्राइटेरिया है, जो इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया है, वो अक्रॉस द सेक्टर्स होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के स्टॉक्स को हमने सेलेक्ट किया होता है। और इसमें होता क्या है, जैसे साइक्लिकल प्ले होता है, जैसे एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर एक पर्टिकुलर सेक्टर बहुत बूम करता है। जैसे जब इंडिया के अंदर मैरिजेस वाला टाइम टाइम आता है, जैसे लास्ट क्वार्टर हो गया जिसको आप अक्टूबर से दिसंबर वाला बोलते हो, तो उसमें ऐसा माना जाता है कि ज्वेलरी स्टॉक्स बहुत अच्छा करते हैं, अपैरल या गारमेंट स्टॉक्स बहुत अच्छा करते हैं। क्यों? क्योंकि शादी वाले सीजन के अंदर ज्वेलरी और अपैरल्स की सबसे ज्यादा शॉपिंग होती है, तो वो चलता है। लेकिन जब रेनी सीजन आता है तो शुगर या एग्रीकल्चर रिलेटेड जो स्टॉक्स है वो बहुत अच्छा चलते हैं। और जब सोइंग सीजन आता है तो केमिकल एंड फर्टिलाइजर स्टॉक्स बहुत अच्छा करते हैं। तो इसलिए हर टाइम पीरियड के अंदर एक सेक्टर में बूम होता है, तो सेक्टर स्पेसिफिक नहीं है, ये डाइवर्सिफाइड है, तो ये डाइवर्सिफाइड में सबसे कम रिस्क है। देन फिर उसके बाद फोकस फंड है। फोकस फंड एक पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर थीम पे फोकस करता है, और इसका फोकस फंड का टाइम होराइजन जो है वो फिक्स होता है कि कितने टाइम के लिए, 5 साल के लिए या 10 साल के लिए ही एक फंड लॉन्च होता है, उसको हम फोकस फंड बोलते हैं। देन उसके बाद थीमेटिक और सेक्टर फंड है। ये नाम से ही पता चल रहा है, एक थीम को प्ले करना। जैसे हाई ग्रोथ थीम, आपने हाई ग्रोथ थीम ले ली, तो इसके अंदर क्या है, जितनी भी हाई ग्रोथ कंपनीज है आप केवल वही सेलेक्ट करेंगे। और हाई ग्रोथ थीम आपके लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए हो सकती है, 5 साल 10 साल के लिए, तो इसमें टाइम पीरियड मेंशन करना पड़ता है। देन सेक्टर स्पेसिफिक भी हो सकता है, जैसे पावर जनरेशन कंपनीज हो गई, आजकल बहुत हॉट चल रहा है, पावर जनरेशन कंपनीज हो गई, या बैंकिंग स्टॉक्स हो गए, बैंकिंग कंपनीज हो गई। तो जितनी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर को बिलोंग करती होंगी वो कंपनीज, तो उसी कंपनीज के इर्द गिर्द आपने सारी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो वो हो गया सेक्टर फंड, और ये सबसे ज्यादा फिर रिस्की भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये लोएस्ट टू हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी के अंदर इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन जो इससे ऊपर वाला है उसमें हाईएस्ट टू लोएस्ट कैटेगरी का रिस्क क्राइटेरिया है। देन उसके बाद हाइब्रिड फंड्स की बात करते हैं, तो सबसे लो रिस्क होता है आर्बिट्राज फंड में। देखिए आर्बिट्राज क्या होता है, रिस्क फ्री प्रॉफिट। तो कुछ आर्बिट्राज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, और जनरली कुछ फंड हाउसेज ऐसे होते हैं जो केवल आर्बिट्राज बेस्ड फंड्स बनाते हैं, स्कीम्स बनाते हैं। तो आर्बिट्राज फंड्स में ऑलमोस्ट नील रिस्क होता है, तो आर्बिट्राज फंड सबसे ज्यादा सेफ होता है। बट अगेन यहाँ पे जो एनुअल रिटर्न रहता है वो मोस्ट प्रोबेबली कितना रहता है, 6 to 7%। इससे ज्यादा का रिटर्न ये डिलीवर नहीं कर पाते, क्योंकि जो इनएफिशिएंसीज होती हैं, मार्केट इनएफिशिएंसी होती है, उसको एक्सप्लॉइट करके ही आर्बिट्राज पॉसिबल होता है। जहाँ पे एक चीज महंगी होती है एक एक्सचेंज पे, वही सेम चीज दूसरे एक्सचेंज पे जब सस्ती मिलती है, तो वहीं पे उन्हीं प्राइस डिफरेंसेस को एक्सप्लॉइट करके एक आर्बिट्राज प्रॉफिट निकलता है, और उसके बहुत कम अपॉर्चुनिटी होती है, इसलिए इसमें जो प्रॉफिट होता है वो बहुत कम प्रॉफिट होता है। देन इक्विटी सेविंग्स फंड, उसके बाद कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, देन डायनामिक एसेट एलोकेशन, मल्टी एसेट एलोकेशन। मल्टी एसेट के अंदर फिर आप रियल एस्टेट भी आ जाएगा, आपका रियल एस्टेट आ गया, गोल्ड आ गया, सारे आ जाएंगे मल्टी एसेट। ऐसे डायनामिक एसेट में भी यही होगा।
कंजर्वेटिव हाइब्रिड में इक्विटी प्लस डेट दोनों आ जाएंगे, क्योंकि ये कंजर्वेटिव है तो इसमें डेट का पोर्शन ज्यादा होगा, डेट विल बी 60%। उसके बाद बैलेंस हाइब्रिड, वो बैलेंस हाइब्रिड हो जाएगा 60 प्लस 40, 60 इक्विटी होगा 40 डेट होगा। फिर अग्रेसिवली हाइब्रिड में 80% डेट हो जाएगा, 80 डेट हो जाएगा प्लस 20 इक्विटी हो जाएगा, ठीक है। फिर जब हम म्यूचुअल फंड स्कीम्स का ब्रोशर देखते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा एक रिस्कोमीटर होता है, रिस्कोमीटर जो एक स्कीम का रिस्क को गॉज करके एक इंडिकेशन देता है, आपने देखा होगा ऐसे एक पाई चार्ट सा बना होता है इस तरीके से, एडवर्टीजमेंट में भी आता है पाई चार्ट बने हुए, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं रिस्क के, जैसे मान के चलिए एक ब्लू कलर हो गया, येलो कलर हो गया, ब्राउन ब्राउन कलर हो गया, ग्रीन कलर हो गया और रेड कलर हो गया, तो ये रिस्क, और यहाँ पे मीटर को गॉज करने वाला एक लाइन होती है और वो ये बताती है कि किस क्राइटेरिया का है या फिर कितना रिस्क फैक्टर है स्कीम के अंदर। तो अगर वहां पे ब्लू कलर में वो पॉइंट आउट कर रहा है तो ब्लू का मतलब क्या है, प्रिंसिपल एट लो रिस्क, तो मतलब जितनी भी इन्वेस्टमेंट आपने करी है वो लो रिस्क के अंदर है, और ये कब होगा, जब आप मनी मार्केट में लगाएंगे, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड या शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड होते हैं। फिर येलो हो गया प्रिंसिपल एट मीडियम रिस्क, तो वो किसमें होगा, हाइब्रिड में होगा, कोई भी हाइब्रिड स्कीम आएगी तो वहां पे येलो कलर में आपको रिस्कोमीटर दिखेगा। देन ब्राउन प्रिंसिपल एट हाई रिस्क, जो कि इक्विटीज में होता है, तो रिस्कोमीटर आपको ब्राउन कलर में दिखाएगा। ऐसे ही ऊपर चलते हुए ग्रीन यानी और सेफ हो जाएगा, और रेड यानी बहुत हाईली रिस्की हो जाएगा, ठीक है, ऐसे डिफरेंस होता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्कीम सिलेक्शन बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ म्यूचुअल फंड। तो ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता है कि म्यूचुअल फंड कौन कौन सी म्यूचुअल फंड की स्ट्रैटेजी बेस क्या है और किस तरीके की स्ट्रैटेजी से म्यूचुअल फंड एसेट को मैनेज करेगा, तो ये भी एक क्राइटेरिया है स्कीम को सिलेक्ट करने का। तो हर एक म्यूचुअल फंड हाउस की, हर एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी की अपना एक स्टाइल होता है, इन्वेस्टमेंट स्टाइल, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती है, तो उसके बेसिस पे भी आप प्लान आउट कर सकते हैं कि हमें कौन सा म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने। तो नंबर 1 इज एक्टिव और पैसिव फंड। और एक्टिव फंड का क्या होता है, पहले पैसिव फंड समझ लेते हैं। पैसिव फंड एक इंडेक्स बेस्ड फंड्स होते हैं, वो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस चैप्टर में भी। पैसिव फंड्स होते हैं इंडेक्स बेस्ड फंड्स, और इसके अंदर पोर्टफोलियो शफलिंग ज्यादा होती नहीं है, जो भी इंडेक्स के अंदर स्टॉक्स होते हैं, जिस भी क्राइटेरिया के अंदर वो स्टॉक्स इंडेक्स का पार्ट बनते हैं, सेम उसी क्राइटेरिया को रेप्लिकेट करके जो एएमसी है वो आपके फंड की इन्वेस्टमेंट कर देती है। तो इसके अंदर पोर्टफोलियो चर्निंग नहीं होती, पोर्टफोलियो शफलिंग नहीं होती, बाइंग एंड सेलिंग फ्रीक्वेंटली नहीं होती है। तो ऐसे पैसिव फंड्स के अंदर जो कॉस्ट होती है, जो मैनेजमेंट कॉस्ट होती है, कॉस्ट इज वेरी लो। बट व्हेन इट कम्स टू एक्टिव, तो एक्टिवली मैनेज फंड वो होते हैं कि उनका ब्रॉड पोर्टफोलियो होता है, मान के चलिए 500 600 शेयर्स हो सकते हैं, वो किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो नहीं करते हैं, उनके स्टाइल के अंदर वो थॉरो रिसर्च एंड एनालिसिस करते हैं, उसके हिसाब से स्टॉक्स को सेलेक्ट करके बार बार पोर्टफोलियो को शफल करते हैं। जो भी हाई ग्रोथ कंपनीज होती है वहां पे पोर्टफोलियो को उसी हिसाब से वो शफल करते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे कॉस्ट फैक्टर जो है, एएमसी की जो फीस है वो ज्यादा होती है, और पैसिव फंड के अंदर कॉस्ट फैक्टर इज वेरी लो, एएमसी की फीस बहुत कम होती है। फिर ओपन और क्लोज एंडेड भी होती है। तो ओपन एंडेड कौन सी होती है, ओपन एंडेड वो होती है जो इजीली अवेलेबल होती है, जिसको आपको म्यूचुअल फंड हाउस से ही खरीदना पड़ता है या एएमसी से खरीदना पड़ता है, जहाँ पे कोई टाइम इंटरवल मेंशन नहीं होता, नो टाइम इंटरवल, नो टाइम इंटरवल, मतलब ये हमेशा ओपन होती है और परपेचुअल होती है, एक तरीके से परपेचुअल होती है। और क्लोज एंडेड वो होती है जो फिक्स टाइम पीरियड के लिए होती है, फिक्स टाइम पीरियड। तो इसके अंदर बाइंग और सेलिंग कैसे होती है, थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, थ्रू स्टॉक एक्सचेंज और नो टाइम इंटरवल। और इसमें बाइंग एंड सेलिंग कैसे होती है, एएमसी के थ्रू, एएमसी में आप डायरेक्ट खरीद सकते हो या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू खरीद सकते हो। तो एक बार पढ़ लेते हैं, ओपन एंडेड फंड्स ऑफर liquidity, the option of getting back the current value of the unit holding from the scheme. A closed-ended scheme offers liquidity through its listing on a stock exchange. मैंने आपको बताया था, unfortunately mutual fund units are not that actively traded in the market. A holder of units in a closed-ended scheme will need counterparty in the stock exchange in order to be able to sell his units and recover its value. तो इसमें क्या बता रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म से जब आप क्लोज एंडेड स्कीम को सेल आउट करते हैं तो आपको एक कॉरेस्पॉन्डिंग बायर भी चाहिए, ये तो होता ही है। जैसे ओपन एंडेड के अंदर बायर कौन होता है, एएमसी होता है। तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपको फंड मैनेज कर रही होती है वही आपसे रीपर्चेस कर लेती है अपनी यूनिट्स को, तो वहां पे तो इजी बाइंग एंड सेलिंग अलाउ होती है। लेकिन क्लोज एंडेड में क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज में जब आप इसको सेल करना चाहते हैं तो आपको एक कॉरेस्पॉन्डिंग बायर भी तो चाहिए,
आप बेचेंगे किसको अगर कोई खरीदने वाला नहीं हो। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा लिक्विडिटी रिस्क फैक्टर रहता है क्लोज एंडेड स्कीम के अंदर, वही इसके अंदर पूरे नोट के अंदर लिखा हुआ है। वेयर एज ओपन एंडेड फंड के अंदर एक लिक्विडिटी फैक्टर की प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि एएमसी खुद ही बात कर लेती है। देन डाइवर्सिफाइड सेक्टर और थीमेटिक, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपको डाइवर्सिफाइड सेक्टर में लगाना है। मतलब डाइवर्सिफाइड हो गया मल्टी सेक्टर एक्सपोजर, मल्टी सेक्टर फंड को हम डाइवर्सिफाइड बोलते हैं, जिसमें आपका पैसा हर सेक्टर में अक्रॉस हर हर क्लास में और हर मार्केट कैप के अंदर आपका पैसा जो है इन्वेस्ट किया जाता है। देन थीमेटिक, एक पर्टिकुलर थीम को प्ले करना, और जैसे कि इंडिया ग्रोथ स्टोरी हो गया, ग्रोथ हाई ग्रोथ स्टॉक्स हो गए, या हाई लो पीई स्टॉक हो गए, या फिर हाई बुक वैल्यू स्टॉक्स हो गए। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर थीम को प्ले कर सकते हो। देन लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप एंड वर्सेस स्मॉल कैप, तो ये भी हो सकता है कि फोकस फंड हो कि लार्ज कैप पे ही फोकस रहेगा, या फिर मिड कैप पे रहेगा, तो या फिर स्मॉल कैप पे रहेगा। तो लार्ज कैप वो कंपनीज होती हैं जिनकी टॉप 100 मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनीज लार्ज कैप में काउंट होती हैं, ध्यान रखिएगा। तो जितनी भी निफ्टी 50 की कंपनीज है वो टॉप 50 हो गई, और निफ्टी 50 के बाहर एक निफ्टी नेक्स्ट 50 भी होता है, तो अनदर 50 कंपनीज वहां पे होती है, तो ये दोनों का इंडेक्स मिला के बनता है लार्ज कैप इंडेक्स। देन मिड कैप होती है आउटसाइड ऑफ 100 टिल 250, तो 100 फर्स्ट से लेके 250 तक आपकी मार्केट मिड कैप में आती है। और स्मॉल कैप होता है आउटसाइड 250, तो 250 फर्स्ट से लेके जितनी भी कंपनीज हैं दे ऑल बिलोंग्स टू स्मॉल कैप कैटेगरी। देन ग्रोथ फंड एंड वैल्यू फंड, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? Funds that follow the growth strategy seeks to identify companies that are expected to grow at rates higher than the average economic growth rate. तो अगर हम इंडिया की ग्रोथ रेट की बात करें तो इंडिया का ग्रोथ रेट क्या है? अराउंड 7.1%। तो 7.1% से इंडिया का जीडीपी ग्रो करेगा, तो कहीं ना कहीं ये हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हो गया। तो हमें ऐसी कंपनीज को लगाना है जिनकी पर एनम ग्रोथ रेट जो है 7% से ज्यादा हो। और यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो प्रैक्टिकली हम क्या देखते हैं, वो कंपनीज जो मोर देन 15% रिटर्न से ग्रो कर सके ईयर ऑन ईयर बेसिस के अंदर, वो कंपनी सबसे बढ़िया मानी जाती है इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए। Whereas value strategy seeks to identify stocks that are available at a price that is seen as cheap in relation to in relative to the value that could be unlocked in the future। तो मान के चलिए कुछ ऐसे सेक्टर या फिर कुछ ऐसे स्टॉक्स जो अभी चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, लेकिन अगेन उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स आर वेरी ब्राइट और फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल इज वेरी गुड। तो ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके, वैल्यू बेस्ड स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके वहां पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं। देन इंटरनेशनल इक्विटी फंड्स, तो जो इंटरनेशनली लिस्टेड कंपनीज है जैसे गूगल, नेटफ्लिक्स हो गया, या फिर टेस्ला हो गया, एप्पल हो गया, तो वहां पे उन फंड्स में भी आप पैसे लगा सकते हैं। देन अगेन यहाँ पे है फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स, तो यहाँ पे क्या हो गया, दीज आर क्लोज एंडेड डेट फंड, है ना। तो क्लोज एंडेड डेट फंड क्या होते हैं? क्लोज एंडेड डेट फंड क्या होते हैं? वो डेट फंड जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, वो वाले डेट फंड की बात हो रही है, ठीक है। फिक्स मैच्योरिटी प्लान इज आइडियल व्हेन द इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट होराइजन इज इन सिंक विद द मैच्योरिटी ऑफ द स्कीम, तो फिक्स मैच्योरिटी है यहाँ पे, एंड द इन्वेस्टर इज लुकिंग फॉर अ मोर प्रेडिक्टेबल रिटर्न देन एनी कन्वेंशनल डेट स्कीम एंड अ रिटर्न दैट इज जनरली सुपीरियर टू व्हाट इज अवेलेबल इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड प्लस फिक्स मैच्योरिटी, और जनरली इनकी मैच्योरिटी क्या होती है? 5 to 7 ईयर्स की होती है, प्रैक्टिकली यहाँ पे 5 to 7 ईयर्स होती है, तो फिक्स मैच्योरिटी। उसके बाद शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स कौन से होते हैं? वो जो 1 ईयर से लेके 3 ईयर्स के बीच में जिनका टाइम होराइजन होता है, मैच्योरिटी पीरियड होता है 1 to 3 ईयर्स। देन लिक्विड फंड कौन से होते हैं? लिक्विड फंड्स वो होते हैं जो अप टू 91 डेज के लिए होते हैं। उसके बाद फ्लोटर फंड्स कौन से होते हैं? फ्लोटर फंड्स इन्वेस्ट इन फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट्स, तो फ्लोटिंग रेट क्या होते हैं? एक दो तरीके के इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, एक होते हैं फिक्स्ड रेट और एक होते हैं फ्लोटिंग रेट। फ्लोटिंग रेट, तो फ्लोटर फंड्स जो होते हैं फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं, जैसे हो गया बॉन्ड मार्केट, गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट। जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं वो फिक्स रेट पे आते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं वो फ्लोटर्स होते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं वो फ्लोटिंग रेट पे होते हैं, हमेशा ध्यान रखिए। तो एज पर द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई वहाँ पे रेट वेरी करता है। जब इन्फ्लेशन ज्यादा होता है तो फ्लोटर रेट फंड्स का जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स का जो इंटरेस्ट रेट्स होता है वो ज्यादा होता है। और अगर वहाँ पे इन्फ्लेशन मार्केट के अंदर
नॉर्मल है और विद इन द रेंज है, तो वहां पे क्या होता है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कम होता है, तो ध्यान रखना। फ्लोटिंग रेट आर लिंक टू इन्फ्लेशन, ठीक है। उसके हाइब्रिड स्कीम हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, मिक्स होता है डेट एंड इक्विटी का। गोल्ड फंड के अंदर जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल्ड ईटीएफ भी हो सकते हैं, डायरेक्ट गोल्ड में भी लगा सकते हैं, या फिर गोल्ड से रिलेटेड कंपनीज में लगा सकते हैं। कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जो ज्वेलरी कंपनीज है, ज्वेलरी स्टॉक्स हैं, फॉर दैट एग्जांपल जैसे सेंको गोल्ड है, ये भी गोल्ड में ट्रेड करते हैं। उसके बाद पीसी ज्वेलर्स हो गया, और उसके बाद कल्याण ज्वेलर्स हो गया, तो ये गोल्ड में ट्रेडिंग करने वाली कंपनीज है, तो इनके स्टॉक्स पे भी गोल्ड फंड में आ सकता है। फिर उसके बाद सिलेक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम ऑफर्ड बाय डिफरेंट एएमसी विद इन द सेम कैटेगरी, विद इन द स्कीम कैटेगरी। अब मान के चलिए अगर आपको एएमसी सिलेक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम ऑफर्ड बाय डिफरेंट एएमसी और विद इन द, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, मैचिंग पोर्टफोलियो विद इट्स इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, फंड मैनेजर, फंड की परफॉर्मेंस क्या है, फंड का पोर्टफोलियो साइज क्या है, फंड कितना पुराना है, और फंड का साइज कितना है, पोर्टफोलियो का टर्नओवर कितना है, स्कीम के रनिंग, फंड की रनिंग स्कीम्स कौन कौन सी है, ठीक है, ये आपको देखना है। तो फंड मैनेजर का क्या देख सकते हैं हम, फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस देख सकते हैं। अगर हमें सिलेक्शन इस बात पे करना है कि उसकी एएमसी कौन सी है, तो एएमसी को ध्यान में क्या क्या बातें रखनी है वो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस कितना है, हिस्टोरिकल फंड परफॉर्मेंस कैसी रही है, ये भी मैटर करता है। फंड का पोर्टफोलियो साइज क्या है, फंड का पोर्टफोलियो आई मीन होल्डिंग, फंड का पोर्टफोलियो का मतलब है होल्डिंग कौन कौन सी कंपनीज में है, फंड की एज यानी कितना पुराना है, फंड का साइज यानी कितना एसेट अंडर मैनेजमेंट है, एयूएम, फंड का टर्नओवर यानी शफलिंग कितना करता है, स्टॉक्स को कितना शफल करता है, चर्निंग कितना करता है, पोर्टफोलियो चर्निंग कितना होता है। और जनरली कहते हैं टर्नओवर क्या है, अगर ज्यादा होगा इफ हाई तो वहां पे एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, इफ लो वहां पे एक्सपेंसेस कम होंगे, देन एक्सपेंसेस विल बी लो, इफ हाई एक्सपेंसेस विल बी मोर, ठीक है। देन सेलेक्टिंग ऑप्शंस इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स, कौन कौन से ऑप्शंस आपको मिलते हैं, एक आईडीसीडब्ल्यू मिलता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल, जिसको हम डिविडेंड पे आउट ऑप्शन भी बोलते हैं। दूसरा ग्रोथ ऑप्शन होता है, इसके अंदर आपको डिविडेंड नहीं मिलता है, रेगुलर इनकम नहीं होती है, और रादर ये परपेचुअल स्कीम्स होती हैं, चलती रहती है, और आपकी यूनिट का जो वैल्यू है वो अपने ऑटोमेटिकली वो फंड हाउस जो वो इंक्रीज करता रहता है। डिविडेंड मॉडल के अंदर आपको रेगुलर इनकम होती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, जो भी प्रॉफिट होता रहेगा आपकी इन्वेस्टमेंट पे वो रेगुलर इनकम होगी डिविडेंड की फॉर्म में। तो ये अगेन जो एज ओल्ड लोग हैं जिनके पास इनकम सोर्स नहीं है, ये उनके लिए प्रेफरेबल होता है। ग्रोथ वाला उनके लिए प्रेफरेबल होता है जिनका टाइम होराइजन इन्वेस्टमेंट का बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम, विड्रॉल, डिविडेंड और री इन्वेस्टमेंट। तो डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है कि आपको इनकम तो होगी, लेकिन वो इनकम दोबारा किसी स्कीम में के अंदर वो इन्वेस्ट कर देंगे। इनकम होती है, डिविडेंड आता है, लेकिन वो अगेन वो स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। देन यहाँ पे कुछ डूज एंड डोंट्स हैं व्हाइल सेलेक्टिंग म्यूचुअल फंड स्कीम। तो कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान रखना है व्हाइल सेलेक्टिंग म्यूचुअल फंड स्कीम। एंश्योर सुटेबिलिटी, तो जो भी आपका विजन है, जिस भी गोल या जिस भी ऑब्जेक्टिव के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो उसी गोल के और इसी ऑब्जेक्टिव को सूट करना चाहिए जो भी स्कीम में आप पैसा लगा रहे हैं। तो ध्यान रखिए आपके गोल और आपके ऑब्जेक्टिव प्राइम है, और इसीलिए आपकी जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो आपके गोल को मैच आउट करनी चाहिए। उसके बाद स्टिकिंग टू इन्वेस्टर्स एसेट एलोकेशन। आप ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपका गोल ये है कि आपको गोल्ड के अंदर ही पैसा लगाना है, और आपको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में, और ऐसा होता ही है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम गोल्ड की वैल्यू एप्रिशिएट करती है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जहां भी अगर आप गोल्ड फंड में पैसा लगा रहे हैं तो उसका जो एसेट एलोकेशन है वो गोल्ड में ज्यादा होना चाहिए। तो होता क्या है, जैसे इक्विटी ओरिएंटेड या हाइब्रिड में क्या होता है, हाइब्रिड के अंदर 60% इक्विटी होता है, और आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से यू वांट 80% इक्विटी। तो एसेट एलोकेशन आप ध्यान रखो इसी तरीके से हो कि आपको गोल्ड के 100% रिटर्न मिल सके, या मेजोरिटी परसेंट रिटर्न आपको गोल्ड से। फिर चेकिंग द पास परफॉर्मेंस, उसकी पास परफॉर्मेंस भी चेक करो कि हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कितना रिटर्न उसने जनरेट करा है, क्या उसने अल्फा जनरेट करा है। अल्फा हमने डिस्कस किया था कि ओवर एंड अबव द इंडेक्स या ओवर एंड अबव द बेंचमार्क उसने कभी जनरेट करे हैं नहीं करे। फिर अंडरस्टैंडिंग द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ द स्कीम,
उसका रिस्कोमीटर आपको देखना है। और SID के अंदर हमने बताया था स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में वो पूरा बताएंगे कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है और उसकी स्ट्रैटेजी से वो इन्वेस्टमेंट करने वाले, तो वो ध्यान से पढ़ो। फिर कीप एन आई ऑन टैक्सेस एंड लोड्स एंट्री लोड और एग्जिट लोड। तो एंट्री लोड नहीं होते, एग्जिट लोड जनरली 1 साल के अंदर अगर आप रिडम्पशन लेते हो तो 1 साल में सेल करने में आपको मिलते हैं और 1 साल के बाहर आपको एग्जिट लोड नहीं होता है। और टैक्सेस को भी ध्यान रखना, जितनी भी इनकम आपको होने वाली है म्यूचुअल फंड यूनिट पे उसमें टैक्स आपके क्या इम्प्लीकेशन होने वाले हैं। फिर उसके बाद डेवलपिंग अ कंसिस्टेंट मेथड फॉर स्कीम सिलेक्शन, तो केयरफुल एनालिसिस ऑफ द स्कीम यहाँ पे आ जाएगा। शार्पेज रेशो, ट्रेनॉज रेशो हमने डिस्कस किया था, तो ये सारी रेशोज को आपको चेक करिए। स्कीम एक्सपेंस रेशो आप उसकी चेक करोगे कितने एक्सपेंसेस आते हैं, डायरेक्ट स्कीम लेनी है या फिर आपको थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर लेनी है, तो ये सारी चीज़ों को हम ध्यान में इसमें रख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर ये था कि इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था, और इस चैप्टर के अंदर ये बताया कि कौन कौन सी बातों का इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर या इंपॉर्टेंट थिंग्स टू अंडरस्टैंड बिफोर सेलेक्टिंग अ म्यूचुअल फंड स्कीम, ठीक है। तो आई गेस दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर एंड विल मीट विद अ न्यू चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो. That's it for today's class. We'll discuss the new topic in next video.